वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम जब मानसून उत्पत्ति की बात करते हैं तो मानसून उत्पत्ति का हम गिलबर्ट वाकर सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गिलबर्ट वाकर कौन थे। गिलबर्ट वाकर ऐसे लिखा जाएगा, गिलबर्ट वाकर। तो ये जो गिलबर्ट वाकर हैं ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रथम महानिदेशक रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान के प्रथम महानिदेशक। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भारतीय मौसम विज्ञान जो है उसके प्रथम महानिदेशक रहे हैं गिलबर्ट वाकर। गिलबर्ट वाकर वो पहले व्यक्ति थे, गिलबर्ट वाकर वो पहले व्यक्ति थे जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति में दक्षिण दोलन सिद्धांत या दक्षिण दोलन शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द का प्रयोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दक्षिण दोलन शब्द का प्रयोग करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। कौन? गिलबर्ट वाकर। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण दोलन क्या है, तो अगर एक बार इसको इंग्लिश में लिखें, क्योंकि ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो इसको कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। ऑसिलेशन यानी दोलन हो गया और सदर्न यानी हो गया दक्षिण। ठीक है, दक्षिण दोलन, सदर्न ऑसिलेशन। एक वर्ड और आप जानते होंगे, एनएसओ। ठीक है, एनएसओ वर्ड भी है। एनएसओ वर्ड क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है सदर्न, एक होता है ऑसिलेशन, और ई और एन से शाब्दिक अर्थ होता है अल नीनो। ठीक है, अल नीनो। ये जब सदर्न ऑसिलेशन और अल नीनो का जब संयुक्त प्रभाव रहता है, सदर्न ऑसिलेशन व अल नीनो का जब संयुक्त प्रभाव रहता है, तो उसी को हम एनएसओ इवेंट कहते हैं, एनएसओ परिघटना कहते हैं, EVENT, एनएसओ इवेंट कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि एनएसओ क्या होता है, एनएसओ इवेंट क्या होता है। तो एनएसओ जो होता है भारतीय मानसून पर सदर्न ऑसिलेशन यानी कि दक्षिण दोलन और अल नीनो के संयुक्त प्रभाव को एनएसओ कहा जाता है। तो एक बार हम जान लेते हैं कि ये सदर्न ऑसिलेशन क्या है और कहाँ कैसे निर्मित होता है। अगर आप बात करते हैं भारतीय मानसून के संदर्भ में, तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है ये तो आप जानते हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है? हिंद महासागर में होती है। ठीक है, तो हमें ना मानसून की उत्पत्ति को अगर सदर्न ऑसिलेशन से समझना है तो हम हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से कोरिलेट करके देखेंगे। ये अपना अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये हो गया उत्तरी अमेरिका और साथ ही में दक्षिण अमेरिका। ओके, हम बात करते हैं गिलबर्ट वाकर के सिद्धांत पर। तो हम जान लें कि ये तो है हमारा हिंद महासागर और ये है हमारा प्रशांत महासागर। ठीक है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। अब अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को लेके, तो देखो जो अपने हमारे गिलबर्ट वाकर थे, उन्होंने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य जो वायुदाब संबंध है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य जो वायुदाब संबंध है, उन वायुदाब संबंधों को ही सब परिभाषित करने के लिए दक्षिण दोलन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में वायुदाब की गणना करने के लिए जिस स्थान का प्रयोग किया गया वो स्थान था हमारा डार्विन। वो स्थान है डार्विन। ठीक है, वो स्थान क्या है? डार्विन है। और इसके
अलावा और हम बात करें प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर में जिस स्थान का चयन किया गया वो स्थान है ताहिती। तो डार्विन और ताहिती ये दो स्थानों का चयन हुआ। तो प्रशांत हिंद महासागर में डार्विन और प्रशांत महासागर में ताहिती स्थानों का चयन हुआ है। ओके, अब अगर हम बात करें हमारे इस इस महासागर में, तो डार्विन जो क्षेत्र है, इस डार्विन में वायुदाब की गणना की गई, वायुदाब की गणना, और यहाँ ताहिती पर वायुदाब की गणना हुई, वायुदाब की गणना, ठीक है। और फिर इन दोनों महासागरों के जो वायुदाबीय संबंध है उनको जाना गया। तब एक कॉमन विशेषता बन जाती है, कॉमन क्या, एक परिभाषा बन जाती है दक्षिण दोलन के ऊपर, दक्षिण दोलन। अब ये क्या है दक्षिण दोलन परिभाषा? तो हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य वायुदाबीय संबंधों, वायुदाबीय संबंधों को दक्षिण दोलन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब ये जो दक्षिण दोलन बनता है वो किस तरह से यहाँ पे क्रिएट होता है, हम उसकी बात करते हैं। देखो, ये मान लीजिए हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है, और ये हमारी मकर रेखा है। ओके, अब क्या होता है कि जब सूर्य यहाँ पर जनरेट होता है ना, कहाँ पर, अपने इस मकर रेखा पर जनरेट मतलब आता है, लंबवत होता है। तो मकर रेखा पर ये जो प्रति विषुवत रेखीय धारा होती है, महासागरीय धारा, प्रति विषुवत रेखीय धारा, ठीक है, आप जानते हैं महासागरीय धाराओं को। देखो ऐसा होता है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में जो धारा बहती है वो होती है उत्तर विषुवत रेखीय धारा, उत्तर विषुवत रेखीय धारा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो जल धारा बहती है उसको हम कहते हैं दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ठीक है। अब दक्षिण विषुवत रेखीय धारा यहाँ दक्षिण में और उत्तर विषुवत रेखीय धारा उत्तर में। अब इन दोनों के मध्य जो बहने वाली जल धारा है उसको हम कहते हैं प्रति विषुवत रेखीय जल धारा, प्रति विषुवत रेखीय जल धारा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब प्रति विषुवत रेखीय जल धारा की अगर हम बात करते हैं तो प्रति विषुवत रेखीय जल धारा भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर समांतर बहती है। ये जो स्थिति है भूमध्य रेखा पर इन तीनों जल धाराओं की, ये इनकी आदर्श स्थिति है। ये इनकी कौन सी स्थिति है? आदर्श स्थिति है, ठीक है, ये ध्यान रखना स्थिति। अब ये आदर्श स्थिति वर्ष में 2 बार बनती है। देखो ध्यान से सुनना, वायुदाब पेटियों और महासागरीय धाराओं की जो स्थिति हम पढ़ते हैं, सदा से ही जो हम पढ़ते आए हैं, वो हम उनकी आदर्श स्थिति पढ़ते हैं, आदर्श स्थिति पढ़ते हैं। ये धाराएं पूरे वर्ष भर सेम इसी कंडीशन में नहीं बहती हैं और ना ही वायुदाब पेटियां सदैव एक ही कंडीशन में रहती हैं। वायुदाब पेटियों में भी खिसकाव होता है और महासागरीय धाराओं में भी खिसकाव होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ, ठीक है। देखना जरा, ये जल धारा है, ओके। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा जटिल है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। जब सूर्य की आदर्श स्थिति होती है तब समय होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, ये समय होता है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को जो हमारी व्यापारिक पवनें हैं, उन व्यापारिक पवनों की जो स्थिति होती है वो ये होती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में, ऐसे ही होती है ना, ठीक है। ये जो बनाया है मैंने, ये व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें आती हैं दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से
भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर। ओके, जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर स्थापित हो जाता है, जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर स्थापित हो जाता है, तो मकर रेखा व्यवहार करने लगती है ITC-Z की भांति, यानी ITC-Z यहाँ पे निर्मित हो जाता है। अब जब ITC-Z मकर रेखा पर आ जाएगा, तब उस स्थिति में यहाँ पे हो जाएगा उच्च ताप और निम्न दाब, उच्च ताप और निम्न दाब यहाँ निर्मित हो जाएगा ITC-Z पर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ITC-Z उच्च ताप और निम्न दाब के संदर्भ में, तो देखो अगर हम बात करते हैं हमारे इस प्रतिविषुवत रेखीय धारा की, इन सभी धाराओं पर, तो देखो जब सूर्य यहाँ है तो विषुवत रेखा उपध्रुवीय क्या बोल रहा हूँ यार मैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर आने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं यहाँ तक सीमित रहती हैं। लेकिन जब सूर्य यहाँ आ जाएगा, अभी सूर्य यहाँ है तो वायु पवनें यहाँ तक हैं, ठीक है, अब सूर्य यहाँ आ जाएगा तो उत्तर गोलार्ध वाली जो व्यापारिक पवनें हैं इस निम्न दाब की ओर आकर्षित होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हवाएं सदैव निम्न दाब की ओर आकर्षित होती हैं। सूर्य यहाँ आ गया है तो ये वाली जो पवनें हैं इस ओर आकर्षित होंगी। आपको ये बताना है ये पवनें और नीचे रह जाएंगी, ये जो दक्षिण गोलार्ध वाली व्यापारिक पवनें हैं ये नीचे रह जाएंगी, और ये वाली जो पवनें हैं उत्तर गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश कर जाएंगी। अब एक बात बता दें, क्या ये जो पवनें हैं उत्तर गोलार्ध वाली व्यापारिक पवनें जब सूर्य यहाँ होगा तो क्या सीधे सीधे प्रवेश करेंगी इसी दिशा में, या इनकी दिशा चेंज हो जाएगी? बिल्कुल आप ठीक ही सोच रहे हैं, इनकी दिशा चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करेंगी, जैसे ही ये दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करेंगी तो ये वाली जो हवाएं हैं ये दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती हैं, ये हवाएं दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती हैं, है ना, और बाईं ओर घूम जाने के कारण ये विस्थापित पवनों को जन्म देती हैं। ये उत्तर गोलार्ध वाली व्यापारिक पवनें हैं जो विस्थापित होकर दक्षिण गोलार्ध में आ जाती हैं, है ना, दक्षिण गोलार्ध में आ जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर हम बात करते हैं इसी के ऊपर आगे, तो देखो ये जो हवाएं हैं इस जल धारा को देखो जरा, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो ये जो हवाएं हैं जो कि दक्षिण गोलार्ध में विस्थापित होकर आई हैं, ये इस जल धारा को ले आएंगी मकर रेखा पर, क्योंकि ये समस्त जल धाराएं नीचे खिसक आएंगी। ये जो प्रतिविषुवत रेखीय धारा है मकर रेखा के समीप बहने लगेगी इन पवनों के प्रभाव से, और यहाँ पर जन्म होता है एक धारा का जिसको हम कहते हैं अल नीनो। ठीक है, अल नीनो धारा, अल नीनो धारा वास्तव में प्रतिविषुवत रेखीय धारा ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अल नीनो वास्तव में प्रतिविषुवत रेखीय धारा ही होती है और कुछ भी नहीं। ओके, अब यहां पर ये उच्च ताप करेगी, उच्च ताप, अल नीनो उच्च ताप कर देगी, और उच्च ताप इतना हो जाएगा कि मकर रेखा पर प्रशांत महासागर में पानी अच्छे से गर्म होता है। इस स्थिति को समुद्र का बुखार की संज्ञा देते हैं। बुखार समझते हो ना, फीवर, समुद्र का बुखार, समुद्र का बुखार या समुद्र का फीवर कहा जाता है। ठीक है, ये स्थिति होती है। ओके, ये तो हो गया हमारे समुद्र का फीवर उच्च ताप की स्थिति में यहाँ पे। अब आगे हम बात करें, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया उच्च ताप के कारण निम्न दाब। यहाँ निम्न दाब क्यों हुआ? यहाँ निम्न दाब होने की वजह, यहाँ निम्न दाब होने की वजह है क्योंकि तापमान की अधिकता के कारण, तापमान की अधिकता के कारण क्या निर्मित हुआ? तापमान की अधिकता के कारण क्या निर्मित हुआ? यहाँ पे निम्न दाब, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई हैं। ठीक है,
हवाएं गर्म होकर जब ऊपर उठती हैं तो उन गर्म हवाओं को हम क्या कहते हैं, संवहन पवनें। देखो ये हवाएं पवनें ये काफ़ी ज़्यादा होती जा रही हैं, आप इनको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू देखोगे तो ये आपको याद रहेंगी, ठीक है। नहीं समझ में आए आप फिर से रिवाइंड करके फॉरवर्ड कर लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से गर्म उठी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी, इन गर्म होने वाली हवाओं को क्या कहेंगे, संवहन पवनें कहेंगे। अब देखो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रशांत महासागर में जहाँ ये घटना होती है विशेषकर उस तट को हम कहते हैं पेरू। वो तट क्या कहलाता है, पेरू तट पर ऐसा होता है अल नीनो का जन्म हुआ। अब देखो सिंपल सी बात है, हवाएं यहाँ से ऊपर उठी, यहाँ निम्न दाब हो गया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से हवाएं इस निम्न दाब की ओर पहुंचेंगी ना, यहाँ से हवाएं इस निम्न दाब की ओर पहुंचती हैं, सभी ओर से यहाँ से निम्न दाब की ओर पहुंची। अब ये हवाएं सागर से होकर गुजर रही हैं, ये हवाएं सागर से होकर गुजर रही हैं, तो इनमें आर्द्रता होती है, और उसके बाद आर्द्रता होती है तो पेरू के तट पर भीषण बारिश होती है, पेरू के तट पर भीषण बारिश होती है। अल नीनो एक गर्म जलधारा है ना, प्रतिविषुवत रेखीय कैसी धारा थी, गर्म थी ना, तो अल नीनो भी यहाँ पहुँचती है तो गर्म ही रहती है। ओके, तो ये तो बात हो गई अल नीनो के संदर्भ में। और अब जब ये संवहन पवनें ऊपर उठती हैं तो संवहन पवनें जैसे ही ऊपर उठती हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के संपर्क में आ जाने की वजह से जेट पवनों के रूप में आगे बढ़ती हैं, नीचे उतरती हैं इस स्थान पर, और हवाओं का एक परिसंचरण निर्मित होता है यहाँ से, यानी कि हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर, प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर। हवाओं के इसी परिसंचरण को हम दक्षिण दोलन कहते हैं, हवाओं के इसी परिसंचरण को दक्षिण दोलन कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हवाओं का दोलन है, ये क्या कहलाएगा, दक्षिण दोलन। और इस परिसंचरण को वाकर ने अपना भी नाम दिया, तो इस परिसंचरण को वाकर परिसंचरण भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, वाकर परिसंचरण इसमें स्पष्ट दिख रहा है फोन में, ठीक है आपको, हाँ बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिख रहा है। अभी आप अगर ये नहीं देख पा रहे हैं ना, तो अपने फ़ोन को आप वाईफाई से चलाएंगे तो ये आपको HD में मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमें अजीत जो है ना, टेक्निकल अजीत लाइव चैट पे उसी ने बताया था कि अभी लॉकडाउन में आपको 480p से ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिलेगी, और अधिक क्लियरिटी के लिए आप अपने फ़ोन को हॉटस्पॉट से चलाओ। ओके, तो ये तो हो गया दक्षिण दोलन। अब दक्षिण दोलन होते हैं दो प्रकार के, दक्षिण दोलन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है नकारात्मक दोलन, नकारात्मक दोलन, और एक होता है सकारात्मक दोलन। नकारात्मक दोलन और सकारात्मक दोलन, ठीक है। सकारात्मक दोलन भारतीय मानसून के लिए अच्छा रहता है, इसीलिए नाम भी सकारात्मक है। नकारात्मक दोलन भारतीय मानसून के लिए कमजोर रहता है, इसलिए हम उसको नकारात्मक दोलन की संज्ञा देते हैं, नकारात्मक दोलन की संज्ञा हम उसे देते हैं, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं, दक्षिण दोलन को हमने जान लिया है, हम ये बात करते हैं कि ये दोलन भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करेंगे, भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, ठीक है, देखते हैं। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, ये मान लीजिए हमारा हिंद महासागर है, ये रहा, ठीक है, हिंद महासागर, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे वही कर्क रेखा और जून का महीना,
ठीक है। जून माह में एक बात बताएं, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में मानसून आगमन के लिए सर्वोत्तम दशा क्या है? भारत में मानसून आगमन के लिए सर्वोत्तम दशा क्या है? आप फटाफट से बताएं। भारतीय मानसून के आगमन के लिए सर्वोत्तम दशा क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि भारत में मानसून आगमन की सर्वोत्तम दशा ये है कि हिंद महासागर में क्या बनना चाहिए? उच्च दाब। हिंद महासागर में क्या बनना चाहिए? उच्च दाब। ठीक है, यानी कि जब भारत में ग्रीष्मकाल हो और हिंद महासागर में तापमान कम रहता हो या शीत ऋतु हो, तो उस स्थिति में ही हिंद महासागर में क्या बनने वाला है? उच्च दाब। कहने का सिंपल सा अर्थ है कि जब ग्रीष्मकाल में हिंद महासागर में बने उच्च दाब, ठीक है, और जब भारत में शीत ऋतु हो तब हिंद महासागर में बने निम्न दाब। भाई जब यहां शीत होगी तो यहां ग्रीष्म होगी ना, क्योंकि सूर्य यहां सीधा चमकेगा, तो सूर्य सीधा चमकेगा तो यहाँ वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न। ठीक है, तो दोबारा सुनना, जब ग्रीष्मकाल हो भारत में तो हिंद महासागर में बने उच्च दाब, और जब भारत में हो शीतकाल तो हिंद महासागर में बने निम्न दाब। इस स्थिति को हम कहते हैं सकारात्मक दोलन। सकारात्मक दोलन। और ये सकारात्मक दोलन जो होता है भारतीय मानसून के लिए अच्छा होता है। सकारात्मक दोलन जो होता है भारतीय मानसून के लिए अच्छा होता है, और इस स्थिति में भारत में अच्छी वर्षा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब अगर हम फिर से बात करें हमारे मानसून पर, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ उच्च दाब होगा ग्रीष्म में तो यहाँ निम्न दाब होगा, यहाँ ग्रीष्म काल में उच्च दाब, यहाँ निम्न दाब, तो हवाएं सागर से उठेंगी और सागर से होते हुए भारत में पहुंचेंगी। ये सकारात्मक दोलन। नकारात्मक दोलन की स्थिति कब बन जाती है? नकारात्मक दोलन की स्थिति बनती है प्रशांत महासागर की वजह से। देखो क्या होता है कि जब यहाँ पर अल नीनो धारा, यहाँ पे वो पेरू तट था, याद रखना पेरू तट, जब अल नीनो गर्म जल धारा पेरू के तट से आगे बढ़कर, यानी जब मान लो ये यहाँ कब तक रहती है? दिसंबर से मार्च तक रहती है। ठीक है, 3 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दिसंबर से मार्च तक अल नीनो पेरू के तट पर रहती है, यहाँ पे अच्छी बारिश करती है। ठीक है, लेकिन जब मार्च में सूर्य यहाँ आ जाता है, मार्च में सूर्य यहाँ पहुँच जाता है, तब ये जो व्यापारिक पवनें हैं दक्षिण गोलार्ध वाली पुनः सक्रिय होती हैं और अल नीनो के गर्म जल को पूर्वी हिंद महासागर में प्रवेश करवा देती हैं। पूर्वी हिंद महासागर, ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर में प्रवेश करवा देती हैं, और इससे हिंद महासागर के जल के तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस जल धारा को एक नाम भी दिया जाता है जो अल नीनो का ही एक आगे वृहत रूप है, इसको केल्विन की धारा भी कहते हैं। केल्विन की धारा के रूप में ये हमारे पूर्वी हिंद महासागर में आगे बढ़ता है। ठीक है, और हिंद महासागर के तापमान को गर्म कर देता है। ये केल्विन की धारा हिंद महासागर में किन माह में पहुंचती है? अप्रैल मई में पहुंचती है, और कभी कभी ये लंबे समय तक रहती है। अप्रैल मई में हिंद महासागर के जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस ओर ये बंगाल की खाड़ी के छोर पर अच्छी बारिश होती है। इन्हीं से हमारे यहाँ भारत में चक्रवात प्रवेश करते हैं, और अप्रैल मई माह में आपने देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो अप्रैल मई माह में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, उनकी वजह यही है। ओके, लेकिन ये गर्म जल धाराएं अगर लंबे समय तक हिंद महासागर में बनी रहती हैं, अगर मई जून तक ये चल जाती हैं, तो जून माह में भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ठीक है, तो जून माह में यहाँ पे भी ताप अधिक रहेगा,
और अगर पूर्वी जो हिंद महासागर में केल्विन की धारा, गर्म जल धारा मई जून तक बनी रहती है, तब यहाँ पे भी हिंद महासागर का ताप क्या हो जाएगा, अधिक। यहाँ पे भी ताप अधिक, यहाँ पे भी ताप अधिक, और ऐसी स्थिति में एक उत्पन्न होता है दोलन, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक दोलन। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी सिंपल सी बात हो गई, अगर कहीं समान वायुदाबीय स्थिति है, समान वायुदाब, देखो समान वायुदाब ताप अधिक तो निम्न दाब, यहाँ हिंद महासागर में भी ताप अधिक निम्न दाब, तो समान वायुदाबीय जो स्थिति है उसको हम कहते हैं नकारात्मक दोलन। असमान वायुदाबीय जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं सकारात्मक दोलन। तो सकारात्मक दोलन भारत के लिए अच्छा होता है, नकारात्मक दोलन भारत के लिए खराब होता है। और ये ताप अधिक, यहाँ पे भी ताप अधिक। अब दोनों ओर ताप अधिक है तो मानसूनी पवनें आगे कहाँ से बढ़ेंगी, उत्पन्न कहाँ से होंगी, तो ये स्थिति होती है। ठीक है, नकारात्मक दोलन की। तो नकारात्मक दोलन को भी हमने जाना, साथ में अल नीनो के प्रभाव को भी जाना। दोनों जो कंडीशन है, नकारात्मक दोलन और अल नीनो की स्थिति भारतीय मानसून को निर्बल कर देती है। इसी को हम सम्मिलित रूप से NSO कहते हैं, NSO। ठीक है, ये ध्यान रखना, NSO। ओके, ये तो बात है दक्षिण दोलन सिद्धांत की और गिलबर्ट वाकर के दक्षिण दोलन की। ओके, अब एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं मोनेक्स। ये मोनेक्स क्या है? मोनेक्स 1973। देखो, और किसी सिद्धांत की मैंने आपको डेट नहीं बताई है क्योंकि आवश्यक नहीं है। मोनेक्स की डेट आपको याद रखनी ही होगी, मोनेक्स 1973। अब मोनेक्स है क्या, मैं वो आपको बता देता हूँ। मोनेक्स का अगर फुल नेम हम जाने तो हम इसके कार्यों को जो है वो जान जाएंगे कि इसने क्या किया होगा। मोनेक्स का फुल फॉर्म होता है मॉनसून एक्सपेडिशन। मानसून एक्सपीडिशन यानी कि मानसून अभियान। मानसून अभियान क्या था एक्चुअल में कि 1973 में रूसी वैज्ञानिक और भारतीय मौसम वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक और भारतीय मौसम जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मिलकर भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत या जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसको खोजने का प्रयास किया। और जब भारतीय मानसून की उत्पत्ति को खोजने के प्रयास हुए तो उन प्रयासों में एक बात पता लगी, और सिंपल सी बात है, उन्होंने भी वही बात कही जो कि पी कोटेश्वरम ने कही। वो 3 माह तक हिंद महासागर में रहे, जून जुलाई अगस्त 3 माह हिंद महासागर में रहे, और उन्होंने भी वही बात कही कि जिस वर्ष, पी कोटेश्वरम की बात क्या थी, जिस वर्ष तिब्बत का पठार, थार का मरुस्थल जितना अधिक गर्म होंगे, भारत में उतनी ही अच्छी वर्षा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा मोनेक्स था, मोनेक्स ने भी उन्हीं बातों को फिर से रिवाइज किया, उन्हीं बातों को पुनः दोहराया। ठीक है, जिन बातों को कभी हमारे जो पी कोटेश्वरम थे उन्होंने दोहराया था। मोनेक्स का पूरा नाम याद रखना, NSO का पूरा नाम याद रखना, मोनेक्स हो गया मानसून एक्सपेडिशन, NSO हो गया अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, ENSO। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, ये था गिलबर्ट वाकर का सिद्धांत। अभी आपको गिलबर्ट वाकर थोड़ा जटिल सिद्धांत था, नहीं कुछ भी क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट में आप बोलिए, मैं उनका आंसर दूंगा। आप फिर भी नहीं आता है, वीडियो को बार बार में देखिए, आपको तो वो तुरंत आ जाएगा। ओके ना फ्रेंड्स? ओके, अगले जो लेसन होगा उसमें हम फिर बात करेंगे जो अन्य टॉपिक्स है मानसून से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, और समय देने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। ओके।